तो ये नॉर्मल दिखने वाला बैकपैक नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे इस पर रखकर इस वाटर बॉटल में कुछ बॉल्स डालता हूँ, तब ये एक अच्छे रोबोट की तरह गेम्स खेलता है और मुझे सारे टिकट्स जिता कर देता है, जो बहुत सही है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस तरह के बैकपैक सिर्फ इन स्की बॉल्स के लिए ही नहीं, पर इस गेम और इस गेम के लिए भी, बेसिकली आर्केड गेम्स के सबसे 5 कॉमन डोमिनेटिंग गेम्स को जीतने का जुगाड़ बनाया है, जिसमें शामिल है $1 से भी कम का खर्चा, और ये सच में टिकट्स के साथ आपके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाता है। पर साथ ही हमने चुपके से कुछ आर्केड्स को रिकॉर्ड किया, तो मैं आपको उन गेम्स को जीतने की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा टिकट्स देते हैं। साथ ही आपको उन 5 गेम्स के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअल में एक स्कैम है। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कभी किसी दूसरे आर्केड में कदम मत रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सच कहूं तो मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया तब आया जब मैं अपने ओवर इंजीनियर्ड बॉलिंग बॉल को झुककर कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस सेम कॉन्सेप्ट्स को मिनी गोल्फ में अप्लाई करूं तो, जबकि इस आइडिया से आप एक अच्छा गोल्फ स्कोर कर सकते हैं। पर इसे जीतने से भी कोई फायदा नहीं होता है, जिसने मेरा ध्यान खींचा किसी भी मिनी गोल्फ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर, जो है दी आर्केड। वक्त आ गया था उन सारे पैसों को ब्याज समेत वापस लेने का जो मैंने बचपन में स्की बॉल में हारे थे। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं ये काम कैसे करता है, क्योंकि अगर आप बैकपैक हटा देते हैं तो आपको मिलेगा ये फ्रैंकेनस्टाइन वर्जन की सॉफ्ट बॉल पिचिंग मशीन, जिसे कट करके मॉडिफाइड किया है ताकि ये केवल बैटरीज पर चल सके। फिर यहाँ पर ये सोलोनॉइड है जो इस बात का ध्यान रखता है कि स्की बॉल से एक करके रिलीज हो। तो जैसे ही आप इसे चलाते हैं, फिर इसमें हम बॉल डालते हैं, ये इसे ऐसे फेंकता है। सबसे कूलेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इसे बैकपैक में रखते हैं, आपको बस इस पॉकेट को ऊपर करना है और फिर इस वाटर बॉटल में जो छिपा हुआ है, इसमें 3 बॉल एक साथ डालने हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आपके पास ये सीक्रेट बैकपैक रोबोट नहीं है, तो आप इस गेम को अपनी काबिलियत पर भी जीत सकते हैं। स्टार्टर्स के लिए अगर आप किसी प्रो को खेलता हुआ देखेंगे, जी हाँ, स्की बॉल्स प्रोस भी होते हैं, वो हमेशा 4000 पॉइंट वाले होल को ही निशाना बनाते हैं, जिससे सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर आपने इसे जोर से या धीरे से फेंका, तब भी आपके कोई ना कोई पॉइंट्स तो बन ही जाएंगे। एक कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं वो ये है कि सीधा 10,000 के सबसे छोटे होल को निशाना बनाना, जो एक कोने में होता है। प्रोज इसे तभी निशाना बनाते हैं जब वो डेस्परेट हालात में होते हैं, जैसे कि जब आपको जीतने के लिए काफी पॉइंट्स की जरूरत होती है। दूसरी बड़ी टिप यह है कि आप अपने पैर को मशीन के बेस पर एक ही जगह पर रखें हर बार, और फिर कोशिश करें सिर्फ अपने हाथ को हिलाने की, जो आपके थ्रो को ज्यादा बार सही निशाने पर लगाएगा, क्योंकि ऐसा करने से हवा में मौजूद वेरिएबल्स कम होते हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं, बस ये टिप्स फॉलो कीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, या मेरा तरीका अपनाइए। तो जब आप सबसे आगे होंगे या आपको लगेगा कि किसी कर्मचारी को आप पर शक हो गया है, बस चुपचाप अपना बैकपैक उठाइए और चलते बनिए बहुत सारी टिकट्स के साथ। और अब है मेरा पर्सनल फेवरेट, बास्केटबॉल। और इस केस में बैकपैक इस्तेमाल इसके अंदर के स्पेशल मैकेनिज्म को स्मगल करने में होता है, क्योंकि आम आंखों के लिए यह बस एक नॉर्मल दिखने वाला बास्केटबॉल है, जबकि असलियत में ये एक छुपा हुआ रोबोट है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करता है, आपको पहले ये समझना होगा कि ये गेम काम कैसे करता है। हर एक रिम के नीचे एक इंफ्रारेड लेजर और एक डिटेक्टर लगा होता है, और फिर रिम के सामने दूसरी तरफ मेटल प्लेट का एक रिफ्लेक्टर होता है। तो जब ये लेजर बीम उस पर गिरती है, ये उसे रिफ्लेक्टर से बाउंस करके सीधा सेंसर की ओर फेंकता है। तो जब बॉल हुप से गुजरता है, तो वो बीम को तोड़ देता है और सेंसर को लगता है, आहा, मुझे 1 सेकंड के लिए वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो गेम को आपके खाते में 2 पॉइंट्स डालने के लिए कहता है, मतलब आपने स्कोर किया है। इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं बीम ब्रेक डिटेक्टर, और ये एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है जो आपके गराज डोर्स के सेफ्टी फीचर्स में होता है। तो अगर आपको सच में हाई स्कोर बनाना है, आपके बॉल को किसी तरह से इस बीम को रोकना होगा ताकि वो दोबारा से रिकनेक्ट करे और फिर आकर दोबारा से तोड़े, वो भी बार जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। पर अगर आप इस पर ध्यान दें तो पूरे बॉल को इसमें से गुजरने की जरूरत नहीं है, बस कुछ हिस्से को ही बीम के सामने आना है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? वेल, एक तरीका है बास्केटबॉल के नीचे के 2 हिस्सों का 3D प्रिंट बनाकर, और फिर एक लीनियर गाइड रॉड के जरिए उन्हें जोड़कर, फिर उसमें एक बैटरी माइक्रो कंट्रोलर ऐड करें और सर्वो मोटर्स, ताकि नीचे का हिस्सा इस तरह ऊपर नीचे हो सके। इस तरह से ये बीम को रिकनेक्ट और ब्रेक करेगा, वो भी बार और आपके खाते में हर बार 2 पॉइंट्स डालता जाएगा। अब आपको बस रिम को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए जिससे आप ये शरारत कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यूमेटिक पिस्टन को मिनी प्रेशर के साथ जोड़ दें और सोलोनॉइड वाल्व को ट्रिगर करके इनटेक को RF रिमोट से कंट्रोल करें, तो फिर आप बॉल को नॉर्मली शूट करें और बस इस बटन को दबा दें। पिस्टन के रॉड्स बाहर आ जाएंगे और रिम को पकड़ लेंगे, और एक बार ये शरारत हो गई तो आप इसे रिमोट से फिर ट्रिगर करें और ये अंदर चला जाएगा। अब आप एक दूसरा 3D प्रिंटेड हेमिस्फीयर को ऊपर से लगा दें
लें और फिर ग्लू से एक्चुअल बास्केटबॉल के कवच को चिपका दें। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपके पास ये रोबो बॉल नहीं है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप इस गेम में हाई स्कोर कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको बॉल के लिए वेट नहीं करना है और ज्यादातर ये गेम जोड़ी में लगे होते हैं। आपको दोनों मशीन पर अपना कार्ड स्वाइप करके दूसरे वाले के भी बास्केटबॉल्स कुछ देर के लिए उधार लेने हैं। अब आपके पास ज्यादा बास्केटबॉल्स होंगे। अब कम हवा वालों को निकाल दो और अपना गेम शुरू करो और रिदम में शुरू हो जाओ, जहाँ एक हाथ से शॉट लगाओ और दूसरे हाथ से दूसरे बॉल को उठा लो। आपका पहला शॉट अंदर जाने से पहले ही दूसरे के साथ तैयार हो जाओ। या अगर रिम बंद होने वाला है और आपको सच में ज्यादा तेज खेलना है तो आप इसकी तरह 2 हैंड शूटिंग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। पर ये स्ट्रेटेजी भी मेरे स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मर के आसपास भी नहीं है, क्योंकि जब मैं खेलता हूँ मैं बस बॉल को एक हाथ से शूट करता हूँ और उसके ठीक अंदर जाने से पहले ये रिमोट दबा देता हूँ। और अब जब ये बॉल वहां बैठे बैठे रिम से गुफ्तगू कर रहा होगा, मैं यहाँ से अपने प्यारे प्यारे पॉइंट्स को बढ़ते हुए देखूंगा। और जैसे ही टाइम हो जाता है मैं फिर से रिमोट दबाता हूँ और पिस्टन के रॉड्स अंदर हो जाते हैं। और क्योंकि हर कोई मेरी तरह समझदार नहीं है, मैंने अपने इंजीनियर दिमाग से बहुत सारे टिकट्स जीत लिए हैं और कभी ना टूटने वाला हाई स्कोर बना दिया है। अगला है ये पॉपुलर गेम जिसका नाम है क्विक ड्रॉप, जिसमें आपको इस बटन को दबाना होता है ताकि इन पिंग पोंग बॉल्स को सही समय पर गिरा सको। और अगर आप सारे 50 पिंग पोंग बॉल्स इस बकेट के अंदर 22 सेकंड में डाल देंगे, वो भी टाइम खत्म होने से पहले, कोई भी शॉट मिस किए बिना, तो आप जीतते हैं मेगा जैकपॉट। लेकिन सारे 50 बॉल डालना, वो भी वक्त खत्म होने से पहले, मतलब ह्यूमन एरर का कोई मार्जिन नहीं होता। लेकिन मेरे लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि रोबोट बैकपैक ह्यूमन एरर नहीं करते। अब आपने देखा होगा कि जब मैं अंदर गया मैंने अपना बैकपैक इस तरह रख दिया और इसने खुद से ही खेलना शुरू कर दिया। यहाँ पर यह ट्रिक है कि हमने इस गेम को हाउसिंग बटन का एग्जैक्ट नेविगेशन रेप्लिका बनाया है। और ये पिस्टन रॉड जो बटन बाहर निकलकर बटन दबाता है, वो एक सोलेनॉइड से जुड़ा हुआ है जिसे आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है और ये बताता है कि गेम को जीतने के लिए कब दबाना है। अब अगर आप ये खुद से करना चाहते हैं तो आपको ये करना है। 22 मिनट में इसे सक्सेसफुली करने के लिए आपको एक साथ 4 बॉल एक बकेट में गिराने हैं। बस 2 में आपको 5 बॉल गिराने होंगे। अब 2 में 5 बॉल्स डालना नामुमकिन तो नहीं है, पर टाइम इतना कम होता है कि साइड में लगकर बाउंस हुए बिना इसे करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये जैकपॉट 500 टिकट से शुरू होता है और हर बार जब कोई हारता है ये 2 टिकट से बढ़ जाता है। और हर बार जब ये होता है तब गेम आपको थोड़ा और टोटल टाइम भी क्लॉक पर देता है। और अगर आपको कोई ऐसा जैकपॉट दिखे जिसमें 625 टिकट से ज्यादा टिकट्स हों, मतलब आपके पास क्लॉक में इतना टाइम होगा जिससे आप हर बार एक बकेट में 4 बॉल डाल सकते हैं। और आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि इससे जीतना और भी आसान बन जाता है। पर अगर आपके पास जैकपॉट के बढ़ने तक का वक्त नहीं है तो आप 6 साल कॉलेज में जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेकर इसे इस तरह से कर सकते हैं। और फिर भी वो 554 कीमती टिकट्स आपके अकाउंट में ऐड होते ही आप चुपचाप अपना बैकपैक उठाइए और वहां से चलते बनिए, जैसे मैं कर रहा हूं। अगला गेम है सबका फेवरेट आर्केड गेम, एयर हॉकी। अब ये बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ ऊपर बैग में एक होल है कैमरे की लेंस के लिए। फिर बैकपैक के अंदर आप देख सकते हैं कि कैमरा ब्रेन से जुड़ा हुआ है और इस केस में ये है रास्पबेरी पाई, जो बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर है, ना कि बाकी बिल्ड्स की तरह जिसमें आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसका कारण ये है यहाँ पर ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये कंप्यूटर विजन को यूज करके पग को ट्रैक करता है और उसकी ट्रेजेक्टरी पर बेस्ड ये अनुमान लगाता है और फिर इंस्ट्रक्शन भेजकर इस सर्वो को रोटेट करता है जो इस हाथ से जुड़ा हुआ है, जिससे ये हाथ मूव होता है और गोल को बचाता है। नाइस। और शायद मेरे इस बिल्ड का फेवरेट पार्ट ये है कि अगर ये चीज यूं ही हिलती और खिसकती रही तो ये काम नहीं करेगी। तो हमें इसकी पोजीशन बनाए रखने के लिए एक एंकर की जरूरत है, पर हमें ये सावधानी और जल्दी से करना होगा। इसका सोल्यूशन है ये नियोडिनियम टॉगल मैग्नेट्स की जोड़ी। तो आप जैसे ही इन दोनों नॉब्स को घुमा देते हैं, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स अपनी जगह पर चिपक जाते हैं और एयर हॉकी टेबल के स्टील फ्रेम पर फिट हो जाते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हिलता नहीं है। एक ह्यूमन स्ट्रेटेजी की वजह से एयर हॉकी खेलना एकदम झमेला लगता होगा, पर यहाँ पर 4 आसान ट्रिक्स हैं जो इस बात की गारंटी देता है कि आप किसी भी कैजुअल प्लेयर को हरा सकते हैं। सबसे पहले आपको पैडल इस तरह पकड़ना है और ना कि ऐसे। ऐसा करने से आप पैडल को अच्छे से घुमा सकते हैं और अपने शॉट्स में एक्स्ट्रा स्पीड ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके डिफॉल्ट डिफेंसिव पोजीशन के लिए आपको अपने पैडल को यहाँ रखना चाहिए, ना कि यहाँ अपने गोल के पास। वो इसलिए क्योंकि इससे आपको छोटे एंगल में हाथ घुमाना पड़ता है और अपने पैडल को बस इतना घुमाना पड़ता है, ना कि इतनी दूर, जब आप इसे गोल के पास में रखते हैं। और यही कारण है जब एक जबरदस्त शॉट की संभावना बनती है तब गोली हमेशा गोल से बाहर आता
जाता है। तो अब आपको बस अपने पैडल को हिलाना है एक छोटे डायगोनली दूरी पर इस तरह। तो आपके पैडल को हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर ही रहना होता है जब भी आप डिफेंस में खेल रहे हो तब। जब आप प्रोफेशनल्स को खेलते हुए देखेंगे, जी हाँ, एयर हॉकी प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उन्हें ये 2 टिप्स का यूज करते हुए देखेंगे। तीसरी ट्रिक ये है कि वो हमेशा पक को अपने पास लाने के लिए खेलते हैं। अगर आप अपने अपोनेंट के शॉट को रोककर अपना शॉट खेलना चाहते हैं तो पक को अपने पास लो ताकि आप अपना खुद का शॉट लगा सको। अब बात करते हैं आखिरी टिप की। स्ट्रेट और बैंक शॉट्स को मिक्स करो, पर कम से कम एक बार ट्रिक शॉट खेलने की कोशिश करो, जैसे ये वाला, जहां पर आप पक को कॉर्नर में हिट करके दोबारा अपने पास लाते हैं और फिर सीधा शॉट लगाकर जीत जाते हैं। ये ऐसे होता है। अब मेरे बैकपैक सिस्टम का असली फायदा ये है कि आप अपने ओपोनेंट के साथ खेल रहे हो, तभी आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना पड़ जाए या कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, आपका गोल सही सलामत रहेगा। और फिर जब आपके पास वक्त हो तब आप लौटकर अपना काम खत्म कर सकते हैं। फिर जीतने के बाद आप बस दोनों टॉगल मैग्नेट्स को घुमाकर डिसएंगेज कर दीजिए और वहां से निकल जाइए। और फाइनली हमारे पास है आपकी ताकत को मापने वाला पंचिंग बैग गेम। अब इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे बस आर्केड में ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके डोले मुझसे बेहतर हो। तो मैं पहले गया और मैंने स्कोर किया 678,999 में से। पर फिर हमारे ये भाई साहब आए और इन्होंने स्कोर किया 877, और क्योंकि वो 678 से बड़ा था उसने मुझे नीचे गिराना शुरू किया। शायद तुम्हें कंप्यूटर के साथ कम और अपना ज्यादा वक्त जिम में बिताओ तो शायद कुछ हो सकता है। उसकी बात से मुझे बहुत बुरा लगा, पर किस्मत से मेरे पास एक ट्रिक थी। नहीं, सच में। और इस ट्रिक की वजह से मेरा हाई स्कोर बहुत ज्यादा बनने वाला था। अब हम देखते हैं किसके डोले ज्यादा दमदार हैं। ये एक बायोनिक पंचिंग आर्म है जो 2 स्प्रिंग लोडेड पिस्टन से बना हुआ है। स्प्रिंग को चलाने के लिए हमने एक थ्रेडेड रॉड और ड्रिल का इस्तेमाल किया, और एक बार टेंशन बढ़ाने पर क्विक रिलीज मैकेनिज्म के साथ इन्हें एक ही जगह पर पकड़ सकते हैं, जिसे मैं बस अपनी उंगली से ट्रिगर कर सकता हूँ, वो भी जब मुझे पंच करना हो। और लैब में इसका पहला टेस्ट काफी एनकरेजिंग था। मजा आ गया। इस गेम को खेलने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि साइड पंच मारना, धक्का मारना, भागना, लात मारना या सिर से मारना अलाउड नहीं है। पर कहीं पर भी स्प्रिंग लोडेड पिस्टन से पंच करना मना है, ऐसा नहीं लिखा है। तो अब मेरे जीतने का वक्त आ गया है और मैंने अपनी बारी खेली और स्कोर किया 838, जो 877 से कम था। मेरा दिल दोबारा टूट गया। अरे यार। और अकल ठिकाने लगने के बाद मुझे पता चला कि ह्यूमन बॉडी के साथ compete करना सच में आसान नहीं है, खासकर पंचिंग और चीजें फेंकने में, क्योंकि हम इस काम में इन मैकेनिक्स में इतने एफिशिएंट हैं कि मैंने अपने हाथ की बहुत सी स्पीड और मोमेंटम गंवा दी जब मैंने अपने कलाई पर ये भारी पंचर पहना। पर एक बात बताऊं, मैं एक फाइटर हूं। मेरा मसल मास भले ही कम हो, पर मेरी दृढ़ता में कभी कमी नहीं आती। तो मैंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली ये मशीन काम कैसे करती है। इसमें भी एक बीम ब्रेक सेंसर लगा हुआ है, ठीक बास्केटबॉल गेम की तरह। तो एक्सेल के साथ जुड़ा हुआ यह अजीब शेप का मेटल पीस पंचिंग बैग के साथ रोटेट होता है, और बीम के पास ये छोटी सी खिड़की होती है जिससे वो सेंसर को हिट करती है। तो ये गेम बड़ी ही चालाकी से ये पता करता है कि कितने मिलीसेकंड के लिए सेंसर को बीम दिखाई दी, और उससे पता चलता है कि बैग कितनी जल्दी एक्सेल पर घूम रहा है, और ऐसे उसे पता चलता है कि वो पंच कितना जोरदार था। और इससे मुझे एक आइडिया मिला। तो मैं प्राइस काउंटर पर गया और अपने कुछ जैकपॉट टिकट्स को रिडीम किया, जिसे मैं पैस डिस्पेंसर के लिए जमा कर रहा था। सबसे पहले इसे खोलकर उसमें से कुछ पैस खा लें, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होते हैं। और फिर स्टेप 2, मैंने उसका ऊपर का हिस्सा निकाल दिया। फिर मेरा आर्केड कार्ड को इस तरह कट किया और चिपकाकर अपने नए दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। मेरी थियरी के हिसाब से अगर मैंने अपने पेस्ट डिस्पेंसर को इस तरह एक्सटेंड किया और कार्ड को इस तरह मॉडिफाई किया और फिर मारा, तो स्प्रिंग का फोर्स कार्ड को हटा देती और बीम को इतना तेजी से ब्रेक करेंगी कि मशीन को लगेगा कि वो पंच सच में बहुत तेज था। पर क्या ये सच में काम करेगा? और हमें पता चला कि ये काम करता है, क्योंकि मेरा स्कोर दिखाने के लिए मशीन के पास नंबर्स ही कम पड़े। तो हाँ, इस जानकारी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बच्चों। अब कुछ साल पहले मैं कुछ मेलों में गया था और सारे गेम का डेटा कलेक्ट किया था, और फिर अपना फिजिक्स वाला दिमाग लगाकर कुछ गेम्स को एक्सपोज किया था और फिर बताया था कि उन्हें जीत कैसे सकते हैं। पर इस बार मेलों की बजाय मैंने अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को अनलिमिटेड स्लर्पीज का लालच देकर कुछ लोकल आर्केड्स में कुछ डेटा कलेक्ट करने का काम दिया। फिर मुझे पता चला कि कौन से गेम स्कैम होते हैं, जो मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूं। हमें ये पता चला, सबसे पहले आर्केड के सबसे पॉपुलर गेम्स हैं रिडेम्पशन गेम्स, जो एक्सपीरियंस गेम्स से अलग हैं। और मेरे कहने का ये मतलब है, रिडेम्पशन गेम्स वो गेम्स हैं जिसका गोल टिकट्स जीतना होता है। तो जैसे कि ये कॉइन पुशर्स या ये प्लिंको गेम या स्पिन द व्हील,
इसके अलावा आपके पास होते हैं एक्सपीरियंस गेम्स जैसे कि एयर हॉकी, स्की बॉल और रेसिंग गेम्स। ये एक तरह का ट्रेड है क्योंकि इस तरफ के गेम्स ज्यादा टिकट्स देते हैं पर इन्हें खेलने में उतना मजा नहीं आता है। और फिर स्पेक्ट्रम के बीच में आते हैं गेम्स जैसे कि पिंग पोंग ड्रॉप या हिट द क्लाउन, जो आपको अच्छे खासे टिकट्स देते हैं पर इन्हें खेलने में भी ठीक ठाक मजा आता है। इस तरफ के गेम्स जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं, जो आर्केड को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं उन ज्यादा टिकट्स देने वाले गेम के मुकाबले भी। हमने पता लगाया कि एक मीडियम साइज आर्केड किसी भी बिजी दिन में कम पॉपुलर गेम्स जहां बस 25 बार खेला जाता है, वहीं पॉपुलर गेम्स 250 बार खेले जाते हैं या शायद उससे भी ज्यादा। अगर एक गेम $1 का है तो हर एक गेम 25 से लेकर $250 हर दिन बनाता है, मतलब 60 से $70,000 पूरे साल में बनाता है। फिर हमने जाना कि अगर आप गेम बस टिकट्स जीतने के लिए ही खेलते हैं तो ये कॉइन पुशर गेम्स जैसे कि एवेंजर्स वाला आपके रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देगा। पर सच कहूं तो आप वहां काम करने वाले कर्मचारी से ऐसे ही पूछ सकते हो कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा टिकट्स बनाता है, तो वो शायद आपको बता भी दे कि कौन से वाले में आपको सबसे ज्यादा टिकट्स मिल सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं असली हिस्से में जहां हम आपको बताएंगे कि कौन सा गेम सच में एक बड़ा स्कैम है। और मुझे इस बारे में थोड़ी सी जानकारी है क्योंकि कुछ साल पहले मैंने अपना ओरिजिनल बैकपैक आर्केड रोबोट इन गेम्स को जीतने के लिए बनाया था। बेसिकली ये कुछ लाइट्स के बीच में लाइट्स चला देगा, वो भी जैकपॉट के सामने। फिर वो सब मिलीसेकंड के पहले उसे हिट करता और फिर हम इस बीच में किसी भी चीज को नहीं छूते और फिर भी ये शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों को मिस कर देता। दूसरे शब्दों में जैकपॉट पर लगी टाइमिंग उस पर चलने वाली लाइटिंग से मैच नहीं करती थी और ये बाकी लाइट से अलग होती थी। अब ये खुद टेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप रैंडम लाइट को पिक करेंगे तो आप पाएंगे कि पता नहीं कैसे पर हर बार वो उस रैंडम लाइट को ही हिट करेंगी जब भी आप कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ी और छानबीन की और मेरे हाथ लगा इसका ओनर्स मैनुअल, जिसमें लिखा था कि आर्केड का ओनर मैन्युअली ये डिसाइड कर सकता है कि जैकपॉट कब जीता जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि ऐसे और कितने गेम्स हैं जो सेम स्कैम करते हैं पर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी स्किल की वजह से जीत रहे हैं, पर असल में वो आर्केड ओनर्स के हाथ में होता है कि जैकपॉट कितनी बार जीता जाएगा। और उसके बाद हमें पता चला कि ये सबसे पॉपुलर गेम स्टैकर में भी यही ट्रिक इस्तेमाल की जाती है और दूसरे पॉपुलर गेम जैसे की मास्टर और कट द रोप गेम में भी वही स्कैम किया जाता है। कुछ केसेस में मैं इन गेम के ओनर मैनुअल्स को ढूंढ पाया और हर एक में एक ही बात साफ साफ लिखी थी कि आर्केड ओनर ही जैकपॉट को स्पेसिफाई कर पाएंगे। और साथ ही हमें यह भी पता चला कि सारी क्लॉ मशीन्स में उनकी स्ट्रेंथ को उनके ओनर्स ही सेट करते हैं। इसलिए इस गेम में पास में पड़ी चीजों को ही जीतने की हमेशा कोशिश कीजिए ताकि क्लॉज उसे कम समय के लिए ही उठाए रखे और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। और मैं तो इन गेम्स को स्कैम ही कहूंगा क्योंकि ये ऐसे बताता है जैसे ये स्किल से जीतने वाला गेम है, पर हकीकत में ये रैंडम डाइस रोल जैसा है जिसमें आपका जीतना मुश्किल होता है। जैसे कि मेले में वो गेम्स होते हैं जो जाल में फंसाते हैं, जो आपको ऐसे दिखाते हैं कि आप जीते जीतते रह गए पर आप उन्हें असल में कभी जीत ही नहीं पाते हो। गैम्बलिंग साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नियर मिस इफेक्ट और इस वजह से लोग स्लॉट मशीन में ज्यादा खेलते हैं। पर ये स्लॉट मशीन से भी ज्यादा बुरा है क्योंकि कम से कम आपको पता होता है कि आप कैसे भी लिवर को खींचो आपके जीतने के चांसेस रैंडम होते हैं और ऊपर से वो गेम रेगुलेटेड होते हैं, तो इसमें कम से कम ही पे आउट देना ही पड़ता है। तो हर $1 जो आप उस स्लॉट मशीन में डालते हैं उसमें से कम 80 सेंट्स प्लेयर्स को लौटाने होते हैं। पर मैंने अभी जो स्कैम मार्केट गेम्स के बारे में बताया उसमें डिफॉल्ट पे आउट सिर्फ 20 सेंट्स का होता है हर $1 के पीछे। पर सबसे बुरी बात यह है कि आर्केड ओनर उसको 0 पर सेट कर सकता है और किसी को पता नहीं चलेगा और ये चीज लीगल भी है। और ये सबसे बुरी बात है क्योंकि ये गेम ज्यादातर बच्चे खेलते हैं। तो एक बात को हमेशा याद रखें, बस कोशिश करें और ऐसे गेम्स खेलना अवॉइड करें जो डिजिटल विनिंग एलिमेंट पर चलते हो, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता कि आपके चांसेस हैं भी या नहीं। ये गेम्स एक्चुअली बेटर ऑप्शंस हैं जिसमें आपके जीतने के कुछ तो चांसेस होते हैं। मैंने इनके भी मैनुअल्स पढ़े हैं और जैसा दिखता है बस यही बिकता है। और कुछ आर्केड्स दूसरों के मुकाबले ईमानदारी से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा होम मार्केट यहाँ पर ऐसा कोई भी गेम नहीं रखता जिसमें स्कैम हो सकता है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया है। पर अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगली बार किसी को भी बैकपैक लेकर अंदर आने मत देना और साथ ही पेस्ट डिस्पेंसर्स के लिए टिकट रिडीम ना कराएं।